तो कहानी की शुरुआत मदर वर्ल्ड नाम के प्लेनेट को दिखाते हुए होती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर एक रॉयल फैमिली कई हजार सालों से राज कर रही थी, जिसके चलते राजा ने दुनिया की हर चीज को अपना बनाने का फैसला किया और दूसरे प्लेनेट को जीतने के लिए अपनी सेना को वहाँ भेजना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन सेनापति बेलिसारियस ने राजा, रानी और उनकी बेटी को मार दिया और खुद मदर वर्ल्ड प्लेनेट का राजा बन गया। जिसके बाद बेलिसारियस ने अपने सभी विद्रोहियों को मारने के लिए अपने खतरनाक सैनिकों को भेज दिया था। इसके बाद हम वेल्ट नाम के प्लेनेट को देखते हैं, जहां एक गांव में रहने वाली कोरा नाम की लड़की आसमान में एक एम्पायर शिप देखती है। इसलिए वो अपने लोगों को शिप के बारे में बताने के लिए गांव में लगी खतरे की घंटी बजाती है। घंटी की आवाज सुनकर गांव का लीडर सिंद्री सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है। इसी बीच गुनर नाम का किसान सिंद्री से कहता है कि हमें उस शिप से आ रहे सैनिकों का वेलकम करके उन्हें हमारी फसल का कुछ हिस्सा दे देना चाहिए, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। इस बात पर सिंद्री गुनर से कहता है कि तुम मदर वर्ल्ड के विद्रोहियों को भी अपनी फसल देते हो, और अगर मदर वर्ल्ड के सैनिकों को ये बात पता चली तो वो हमारे गांव को तबाह कर देंगे। तभी कोरा सिंद्री से कहती है कि हमें मदर वर्ल्ड को उनकी जरूरत का सामान देते रहना होगा, ताकि वो हमारे लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसी दौरान मदर वर्ल्ड के एम्पायर शिप्स गांव के पास उतर जाते हैं, जिसमें से जनरल नोबल अपने सैनिकों के साथ बाहर आता है और सिंद्री को गले लगाकर उससे मिलता है। यहाँ नोबल सिंद्री को बताता है कि हम मदर वर्ल्ड के एक विद्रोही ग्रुप को ढूंढ रहे हैं, जिसे दो भाई बहन डैरियन और डेवरा लीड कर रहे हैं। साथ ही वो सिंद्री से अपनी सेना के खाने के लिए कुछ अनाज मांगता है, जिस पर सिंद्री उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि हमारी मिट्टी से ज्यादा फसल नहीं निकल पा रही है और बड़ी मुश्किल से हम खुद के खाने के लिए फसल उगा रहे हैं। पर नोबेल को उस पर विश्वास नहीं होता है और वो सिंद्री से कहता है कि तुम्हारे लोगों की हेल्थ देखकर नहीं लगता है कि तुम्हारे पास अनाज नहीं है। तब गुनर नोबेल को समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि सिंद्री केवल सर्दियों के लिए खाना बचाने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि सिंद्री ने नोबेल से झूठ बोला था, इसलिए वो गुस्से में आकर सिंद्री को अपनी छड़ी से पीट पीट कर मार डालता है। और जब सिंद्री की वाइफ सिंद्री के पास आने की कोशिश करती है, तब नोबेल का गार्ड उसे भी मार डालता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद नोबेल सभी से कहता है कि मैं 10 हफ्ते के बाद तुम्हारी फसल लेने के लिए वापस आऊंगा। साथ ही वो गांव वालों पर नजर रखने के लिए सैनिकों के एक ग्रुप को वहां रुकने का कहकर वहां से चला जाता है। गांव में रुके सैनिकों के ग्रुप को फॉनस नाम का सैनिक लीड कर रहा होता है। यहाँ एरिस नाम का सैनिक जिमी नाम के रोबोट को एक्टिव कर देता है। दरअसल जिमी रॉयल फैमिली के लिए काम करता था, लेकिन राजा की डेथ के बाद सभी रोबोट्स ने अपने हथियार डाल दिए और लड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए बचे हुए रोबोट्स को छोटे मोटे काम करवाने के लिए यूज किया जाने लगा। यहाँ जिमी सैनिकों की चीजें ले जाने में उनकी मदद करता है। यहाँ मौजूद मार्कस नाम का सैनिक जिमी को चेक करने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिस कारण जिमी नीचे गिर जाता है। ये देखकर एरिस मार्कस को रोकने लगता है, जिससे मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो एरिस पर गन पॉइंट कर देता है। पर तभी फॉनस उन दोनों को दूर करके उन्हें काम करने के लिए भेज देता है। साथ ही वो जिमी को भी अपना फेस साफ करने के लिए नदी में जाने का कहता है। जब जिमी अपना फेस साफ कर रहा होता है, तब उसे गांव में रहने वाली सैम नाम की लड़की मिलती है, जो कि जिमी से दोस्ती करते हुए जिमी से उसके बारे में पूछती है। तब जिमी सैम से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे एम्पायर की राजकुमारी की याद आ गई, जिसे मदर वर्ल्ड के गद्दारों ने राजा और रानी के साथ मार दिया था। ये सुनकर सैम जिमी को एक फ्लावर क्राउन देते हुए कहती है कि अब वो राजकुमारी तुम्हारे अंदर है। इससे जिमी के अंदर एक अजीब इमोशन एक्टिव हो जाता है। इसी बीच गांव के सभी लोग आपस में बातें करते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें एम्पायर को साबित करना होगा कि हमारी फसल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, और ऐसा कहने पर एम्पायर उन्हें मारने की बजाय उन्हें और फसल उगाने का मौका देगा। तभी कोरा इस गांव से बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, जिस दौरान हगेन नाम का आदमी उसे पकड़ लेता है। दरअसल 2 साल पहले कोरा का शिप वेल्ट प्लेनेट पर क्रैश हो गया था। तब हगेन ने कोरा को बचाया था, क्योंकि उसे लगता था कि कोरा विद्रोहियों के साथ मिलकर उनके गांव की रक्षा करेगी। यहाँ कोरा हगेन से कहती है कि वो मदर वर्ल्ड के सैनिकों से नहीं जीत सकते, इसलिए वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती है। इसी शाम मार्कस और 2 सैनिक मिलकर सैम को किडनैप करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिस दौरान कोरा सैम की चीखें सुन लेती है। यहाँ एरिस अपने साथियों को रोकते हुए उनसे सैम को छोड़ने का कहता है, जिससे उसकी सैनिकों से लड़ाई हो जाती है। पर मार्कस और उसके 2 साथी एरिस पर हावी हो जाते हैं। तभी फॉनस भी वहाँ आ जाता है और सैम को पकड़ लेता है। इसी बीच कोरा अपनी एक्स लेकर सैम को बचाने आ जाती है। ये देखकर फॉनस अपने एक सैनिक से कोरा को मारने का कहता है। तब कोरा सरेंडर करने का नाटक करते हुए उस सैनिक को मार देती है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगती है। कोरा की फाइटिंग स्किल्स से पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छी फाइटर है। एरिस भी कोरा की मदद करते हुए सैनिकों को मारने लगता है और दोनों मिलकर सभी सैनिकों को मार देते हैं। पर तभी फॉनस सैम पर गन पॉइंट करके उसे मारने की धमकी देने लगता है। ठीक इसी समय जिमी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर फॉनस उससे कोरा और एरिस को मारने का कहता है। लेकिन जैसे ही जिमी गन उठाता है, तब उसकी नजर सैम पर जाती है, इसलिए वो किसी और को मारने की बजाय फॉनस को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गांव के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोरा एक फाइटर है। यहाँ कोरा सभी से कहती है कि वो सैनिकों से लड़ने में उनकी मदद करेगी, लेकिन इससे पहले उसे अपनी एक सेना बनानी होगी और बहुत ज्यादा
सैनिकों को इकट्ठा करना होगा। तब गुनर उसे बताता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसने मुझे विद्रोहियों से मिलाया था और फिर मैंने उन्हें अपना अनाज बेचा था। अब गुनर कोरा को उन विद्रोहियों के यहाँ ले जाने का कहता है। इसके बाद हगेन कोरा को उसकी स्पेशल गन देता है जो कि उसे कोरा के क्रैश शिप पर मिली थी। कुछ देर बाद कोरा और गुनर विद्रोहियों की खोज के लिए निकल जाते हैं। तब रात में वो दोनों रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। यहाँ कोरा गुनर को अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि मैं जब 9 साल की थी तब बालिसारियस की सेना ने हमारे प्लेनेट पर हमला कर दिया था और जो भी उनके खिलाफ गया था उसे मार दिया गया। इस दौरान मैंने एक गन चुरा ली, लेकिन बालिसारियस ने मुझे ढूंढ लिया और मेरे पूरे परिवार को मार दिया। इसके बाद कोरा ने बालिसारियस को मारने की कोशिश की, लेकिन बालिसारियस ने पहले ही उसकी गन का ट्रिगर लॉक कर दिया था, जिस वजह से वो बालिसारियस को नहीं मार सकी। लेकिन बालिसारियस ने कोरा की बहादुरी देखकर उसे अपने साथ रख लिया और मदर वर्ल्ड में उसे आर्मी की ट्रेनिंग देने लगा। जब कोरा बड़ी हुई तब वो मदर वर्ल्ड की सेना का हिस्सा बन गई। यहाँ कोरा को एक सैनिक से प्यार भी हो गया था, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसके लवर की जान चली गई। तब कोरा ने अपने लवर का बदला लेने के लिए सभी दुश्मनों को बुरी तरह मार डाला। इस वजह से वो 18 साल की उम्र से पहले ही एक कमांडर बन गई, जिसके बाद कोरा ने बालिसारियस के कहने पर हजारों शहरों को तबाह कर दिया। अगले दिन कोरा और गुनर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गुनर के पहचान वाला आदमी रहा करता था, लेकिन इससे पहले वो उस आदमी से मिल पाते कि तभी उन्हें पता चलता है कि मदर वर्ल्ड के बाउंटी हंटर्स ने उस आदमी को पकड़ लिया है। अब क्योंकि गुनर के पास विद्रोहियों तक जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए कोरा उससे कहती है कि हमें सबसे पहले महान जनरल टाइटस को ढूंढना होगा और फिर सभी विद्रोहियों की तलाश करनी होगी। इसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं जहां उन्हें एक घिनौना एलियन मिलता है, जिसे लगता है कि गुनर कोरा को बेचने के लिए आया है, इसलिए वो गनर से कोरा को खरीदने की कोशिश करने लगता है। तब कोरा उससे पीछे हटने का कहती है, लेकिन एलियन उसकी बात नहीं सुनता, जिससे कोरा गुस्से में आकर उस पर हावी हो जाती है और उसे मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे एलियन डरकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान कोरा को काई नाम का आदमी छुपकर देख रहा होता है। अब कोरा वहां मौजूद लोगों से टाइटस के बारे में पूछती है। तब एक छोटा सा एलियन उसे टाइटस के बारे में बताने के लिए एक इंसान की बॉडी का यूज करता है और कोरा को बताता है कि टाइटस पोलक्स नाम के प्लेनेट पर फाइटिंग कर रहा है। इसी दौरान घिनौना एलियन अपने लोगों को लेकर बार में आ जाता है और कोरा पर हमला कर देता है। तब कोरा एक एक करके उन्हें मारने लगती है। इधर गुनर उस एलियन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस एलियन को कुछ असर नहीं होता है। तब कोरा वहां आकर उस एलियन को नीचे गिरा देती है। जब एलियन कोरा को मारने वाला होता है तब काई उसे गोली मारकर कोरा को बचा लेता है। इसके बाद काई कुछ पैसों के बदले कोरा को पोलक्स प्लेनेट ले जाने के लिए कहता है। असल में उसके पास एक शिप था, इसलिए कोरा मान जाती है और फिर गुनर और कोरा काई के साथ पोलक्स के लिए निकल जाते हैं। यहाँ काई उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसे योद्धा को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें दूसरे प्लेनेट पर रुकना होगा। अब क्योंकि गुनर इससे पहले कभी भी शिप में नहीं बैठा था, इसलिए वो बहुत हैरान हो जाता है। इस बीच एम्पायर के मेन शिप में नोबेल एक पाइप को अपनी बॉडी से जोड़कर कोई स्मोक अंदर डाल रहा था। तभी एक सैनिक उसे बताता है कि उनके बाउंटी हंटर्स ने एक इन्फॉर्मर को पकड़ा है। ये सुनकर नोबेल उसे अपने पास लाने का कहता है। दूसरी ओर कोरा न्यू वोडी नाम की जगह पर पहुंच जाती है जहां वो रैंचर हिकमन से मिलती है। असल में हिकमन के पास टरक नाम का एक गुलाम था जिसने एक बार एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और फिर उसे गुलाम बना लिया गया। पर टरक अभी भी लड़ना पसंद करता था, लेकिन उसे हिकमन को बहुत सारा पैसा देना है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तभी हिकमन उससे एक शर्त लगाता है कि अगर टरक उसके बेनस नाम के जानवर को वश में कर लेगा तो वो उसे हमेशा के लिए आजाद कर देगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो फिर कोरा और उसके साथी भी हिकमन के गुलाम बन जाएंगे। तब कोरा और उसके साथी हिकमन की शर्त को मान जाते हैं और फिर टरक बेनुस के पास पहुंच जाता है। यहाँ बेनुस बहुत ही खतरनाक तरीके से हिलने लगता है। तभी टरक उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही वो उससे कहता है कि हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब टरक बेनुस को टच करता है और उसे वश में करके उसे जंजीरों से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो बेनुस के ऊपर बैठकर उसके साथ उड़ जाता है। लेकिन बेनुस को उड़ने में दिक्कत होती है, जिस वजह से वो कई चट्टानों से टकरा जाता है, जिसके चलते टरक नीचे गिर जाता है। पर किसी तरह वो वापस उठकर बेनुस के ऊपर कूद जाता है और दोबारा उसके साथ उड़ने लगता है। अब बेनुस भी आसानी से उड़ने लगता है और जल्द ही वो दोनों वापस हिकमन के यहाँ आ जाते हैं। इस तरह टरक को कोरा के साथ जाने की परमिशन मिल जाती है। दूसरी ओर हिकमन जब बेनुस पर बैठकर उसकी सवारी करने की कोशिश करता है तो बेनुस उसे नीचे गिराकर अपने पंजों से उसे मार डालता है। इस तरह कोरा टरक से इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद काई उसे उन योद्धाओं के पास ले जाने का कहता है जो कोरा की हेल्प कर सकते हैं। अब कोरा अपने साथियों के साथ डगुस नाम की जगह पर पहुंचते हैं जहां वो नेमिसिस नाम की तलवारबाज योद्धा से मिलते हैं, पर नेमिसिस उनसे बात करने के बजाय अपने पर्सनल मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाती है, जहां वो मकड़ी जैसे दिखने वाले एलियन के पास जाती है। दरअसल इस एलियन का नेम हरमाडा है और हरमाडा के बच्चों को एम्पायर के सैनिकों ने मार डाला था, जिस वजह से वो सबसे न्याय मांग रहा था और इसके चलते उसने एक इंसान के बच्चे को किडनैप कर लिया था। यहाँ नेमिसिस हरमाडा को समझाते हुए कहती है कि एम्पायर की वजह से मैंने भी अपने बच्चों को खोया है, लेकिन इस तरह तुम्हें किसी के बच्चे को किडनैप नहीं करना चाहिए। पर हरमाडा नेमिसिस की बात सुनने से इनकार कर देता है और नेमिसिस पर हमला कर देता है, जिस वजह से नेमिसिस अपनी तलवारों से
से हरमाडा के सभी पैरों को तोड़ देती है और उसे नीचे गिरा देती है। तभी गुनर वहां आकर हरमाडा के पास मौजूद बच्चे को बचा लेता है, जिस दौरान हरमाडा नेमेसिस को नीचे गिराकर उसके हाथ में चाकू घुसा देता है। तब नेमेसिस अपने मैकेनिकल गॉन्टलेट्स की मदद से हरमाडा के दूसरे पैर को भी काट देती है, पर हरमाडा नेमेसिस को फिर से नीचे गिरा देता है और फिर गनर और उस बच्चे को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नेमेसिस अपनी तलवारों को फर्श पर लगाकर आग लगा देती है और फिर उन तलवारों से हरमाडा को मार डालती है। इसके बाद नेमेसिस कोरा के ग्रुप को ज्वाइन करती है और उनके साथ चली जाती है। यहाँ कोरा सबको अपने बारे में बताते हुए कहती है कि बेलिसारियस ने मुझे अपनी बेटी मान लिया था, जिस वजह से मैं भी उसकी तरह शाही रक्षक बन गई और मुझे राजकुमारी की रक्षा करने का काम सौंपा गया। साथ ही कोरा बताती है कि राजकुमारी के पास एक अनोखी शक्ति थी, जिसकी मदद से वो किसी को भी वापस जिंदा कर सकती थी। यहाँ कोरा उदास होते हुए कहती है कि जब राजकुमारी पर हमला हुआ तब मैं उसे नहीं बचा सकी और इस बात के लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ। अब कुछ समय बाद कोरा का ग्रुप पॉलक्स पहुंच जाता है, जहाँ हर दिन कई सारे योद्धा युद्ध में मरते थे। यहाँ जनरल टाइटस की हालत भी बहुत खराब होती है, जिसे देखकर कोरा का ग्रुप उसे अंदर की ओर ले जाकर नहलाता है। दरअसल टाइटस मदरवर्ल्ड के पुराने राजा का कमांडर था, लेकिन नए राजा बेलिसारियस की सेना ने टाइटस की सेना पर हमला करके सबको मार दिया था। यहाँ टाइटस कोरा से मना कर देता है कि वो और लड़ाई नहीं करेगा। तब कोरा उसे ऑफर देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बेलिसारियस से बदला लेने का मौका दूंगी। ये सुनकर टाइटस उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ बाउंटी हंटर्स उस इन्फॉर्मर को नोबेल के पास लाते हैं, जहाँ नोबेल उससे कहता है कि अगर तुम हमारे इन्फॉर्मर बनकर काम करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यहाँ इन्फॉर्मर बताता है कि उन दोनों विद्रोही डेरियन और डेवरा को शरैन के राजा लेविटिका प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस जानकारी को सुनने के बाद नोबेल इन्फॉर्मर को मार डालता है। वहीं कोरा का ग्रुप शरान पहुंच जाता है और राजा लेविटिका से मिलता है। यहाँ राजा कोरा की डेरियन और डेवरा के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। जल्द ही वहाँ डेरियन और डेवरा अपनी सेना के साथ आ जाते हैं, जहाँ कोरा उन्हें अपनी लड़ाई के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारी जीतने की उम्मीद कम है, लेकिन मेरे लोगों ने हमेशा तुम्हें अनाज भेजा है, इसलिए तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। तब डेरियन कोरा की मदद करने के लिए मान जाता है और कोरा से अपनी सेना को स्पीच देने का कहता है। इसलिए कोरा सेना को अपने सच्चे दिल से सारी बात बताती है, जिससे विद्रोही सेना खुश हो जाती है और कोरा के साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद डेरियन अपनी कुछ सेना लेकर कोरा के ग्रुप के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ काई कहता है कि मैं भी तुम्हारी लड़ाई में शामिल होकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले काई को अपना पर्सनल काम करना था, जिसके लिए उसे दूसरे प्लेनेट पर जाना होगा। इसी दौरान नोबेल अपनी सेना के साथ लेविटिका के राज्य में आ जाता है और पूरा राज्य खत्म कर देता है, जिसके बाद वो लेविटिका से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर लेविटिका उसे इनकार कर देता है, जिस वजह से नोबेल उसे मार डालता है। अब नोबेल वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान उसे एक इन्फॉर्मेशन से डेरियन और डेवरा का पता चल जाता है। इधर कोरा का ग्रुप गोंडीवल नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहाँ काई कुछ बॉक्स को उतारने लगता है। इसी बीच कोरा को काई पर शक होने लगता है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल लोगों से कुछ बातचीत कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ छिपा हुआ एम्पायर शिप उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद रोबोट्स का एक ग्रुप वहाँ आता है और कोरा की टीम को पकड़ लेता है। यहाँ काई बताता है कि मैं हमेशा से जानता था कि कोरा एक अच्छी कमांडर है, इसलिए मैंने कोरा की मदद से सभी विद्रोही योद्धाओं को इकट्ठा किया ताकि मैं उन्हें एम्पायर के हवाले करके उनका इनाम ले सकूं। कुछ ही देर में नोबेल अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और कोरा से उसकी गन ले लेता है। इस बीच काई गुनर को गन देते हुए कहता है कि अगर तुम कोरा को मार दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तब गुनर कोरा को मारने की बजाय रोबोट को शूट करके कोरा को आजाद कर देता है और पीछे मुड़कर काई पर गन पॉइंट कर देता है। इधर कोरा नोबेल के गार्ड को नीचे गिराकर उससे अपनी गन वापस ले लेती है और गोलियों से बचते हुए गार्ड्स को मारने लगती है, जिसके बाद वो एक बॉक्स को उड़ाकर उसे ब्लास्ट कर देती है, जिससे नोबेल के कई गार्ड्स मारे जाते हैं। इधर गुनर अपने बाकी के साथियों को भी आजाद कर देता है। तब सभी योद्धा मिलकर बाकी के गार्ड्स को मारने लगते हैं। वहीं डेरियन अपने बचे हुए लोगों को शिप में जाने का ऑर्डर देता है। इधर टारक, टाइटस और गनर नेमेसिस को कवर देते हुए गार्ड्स को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर नोबेल अपने छिपे हुए शिप को बाहर आने का ऑर्डर देता है, जिससे वो शिप कोरा के शिप्स पर गोलियां चलाने लगता है। तब डेरियन गुस्से में आकर नोबेल के सभी लोगों को मारने लगता है और किसी तरह नोबेल के शिप पर कूद जाता है, लेकिन वो शिप के पायलट को मारने में नाकामयाब हो जाता है, जिससे पायलट उसे शूट कर देता है। पर डेरियन किसी तरह उस पायलट को मार गिराता है और खुद भी मारा जाता है। कुछ ही देर में वो शिप अनबैलेंस होते हुए ब्रिज की ओर गिरने लगता है, जिसे गिरता हुआ देखकर कोरा और उसके साथी ब्रिज से भागने लगते हैं। तभी कोरा की नजर नोबेल पर जाती है, इसलिए वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। तभी शिप ब्रिज पर गिर जाता है और ब्रिज का ज्यादातर हिस्सा बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन नोबेल किसी तरह एक प्लेटफॉर्म पर कूदकर खुद को बचा लेता है और कोरा भी उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जिससे उन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कोरा नोबेल की छड़ी को रोकने के लिए एक रस्सी का यूज करती है, जिससे नोबेल की छड़ी टूट जाती है और कोरा उस छड़ी के टुकड़े को नोबेल की बॉडी में घुसाकर उसे घायल कर देती है, जिसके बाद वो उसका हाथ तोड़कर उसके सीने में छड़ी घुसा देती है, जिससे नोबेल मर जाता है और फिर कोरा उसे प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा देती है। इसके बाद कोरा और उसके बचे हुए साथी वेल्ट प्लैनेट पर लौट जाते हैं ताकि वो किसानों को प्रोटेक्ट कर सकें। वहीं हम जिमी को देखते हैं, जो कि खेत में बैठा हुआ सभी को देख रहा होता है। इस बीच नोबेल के लोग नोबेल को जिंदा करने के लिए उसे
उसकी बॉडी को न्यूरोलिंक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल नोबेल एक रोबोटिक इंसान था, इसलिए अभी भी उसका दिमाग जिंदा होता है। इस कनेक्शन के चलते नोबेल का दिमाग बेलिसारियस के सामने आ जाता है। तब बेलिसारियस नोबेल को उसकी हार के लिए डांटता है, जिस पर नोबेल उसे कोरा के बारे में बताता है। तब बेलिसारियस कहता है कि मुझे मेरी महान बेटी जिंदा चाहिए। ये सुनकर नोबेल वादा करता है कि वो कोरा को जल्द ही उसके पास ले आएगा। अब बेलिसारियस नोबेल के दिमाग को वापस उसकी बॉडी के पास भेज देता है। तब डॉक्टर्स नोबेल को फिर से जिंदा करने के लिए उसे बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं, जिससे नोबेल चिल्लाते हुए जाग जाता है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।